एक बहुत ही शॉकिंग थॉट से शुरुआत करते हैं। आज के टाइम में ना एआई लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि अगर हम उनसे बात करें तो इजीली धोखा हो सकता है कि सामने कोई इंसान है या सिर्फ एक कोड। हाँ एग्जैक्टली मतलब एक मशीन हमें पूरी तरह इंसान होने का इल्यूजन दे सकती है। पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इसका एकदम उल्टा भी सच हो सकता है? उल्टा मतलब कि हम बायोलॉजिकल मशीन्स हैं। वही कि क्या पता हम जिन इंसानों से रोज मिलते हैं या हम खुद असल में सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन हो जिन्हें बस एक इल्यूजन है, एक धोखा है कि हम आज़ाद हैं और अपने फैसले खुद ले रहे हैं। ये आइडिया भले ही किसी साइंस फिक्शन मूवी के प्लॉट जैसा लगे, लेकिन असल में ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी और डीप फिलोसॉफिकल सच्चाइयों में से एक है। बिल्कुल। और कास्ट योरसेल्फ चैनल पर आज हम इसी थॉट की एक बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट भगवत गीता के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो इंसान के ईगो की फाउंडेशन को पूरी तरह हिला देता है। राइट हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम कर्ता भाव का भ्रम या द इल्यूजन ऑफ डूअरशिप कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा मतलब है कि तुम हो ही नहीं। हाँ, और इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि हम अपनी जिंदगी में जिन अचीवमेंट्स पर, जिन डिसीजंस पर इतना घमंड करते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने वो अचीव किया, तो क्या वो सच में हमारी अपनी चॉइस थी? क्योंकि गीता के हिसाब से तो हमारी अपनी कोई आजाद हस्ती है ही नहीं। बिल्कुल। और ये बात सुनते ही ना अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैदा होता है, क्योंकि एक झटके में हमारा सारा प्राइड, हमारा सारा ईगो टूटता हुआ महसूस होता है। पर इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है यार। मतलब हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो, हम अपने फेट के क्रिएटर खुद हैं। हाँ, वही कंडीशनिंग है हमारी। राइट। तो ये कर्ता भाव का भ्रम आखिर काम कैसे करता है? अगर लाइफ में काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग फैसले ले रहे हैं, तो कोई तो कर रहा होगा ना। इसे समझने के लिए नेचर के काम करने के तरीके को देखना होगा। एक बहुत ही सिंपल सी इमेज इमेजिन करते हैं। एक कार है जो पहाड़ की एक स्लोप पर खड़ी है। ओके, कार खड़ी है। हाँ, और कार न्यूट्रल गियर में है और उसका हैंड ब्रेक नहीं लगा है। अचानक वो कार नीचे लुढ़कने लगती है। अब अगर कोई इंसान बहुत दूर से उस कार को ऐसे देखेगा तो उसका पहला थॉट क्या होगा? उससे तो यही लगेगा कि कार चल रही है, मतलब कोई उसे चला रहा है। स्लोप उसके पहिए और ग्रेविटी के नेचुरल लॉज की वजह से मूव कर रही है। मतलब उसमें मूवमेंट तो है, लेकिन कोई कॉन्शियस इंटेंट या चेतना नहीं है। बिल्कुल। अब हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता देखिए या आसमान में उड़ती हुई कोई पतंग देखिए, उनके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो रही है। हवा का प्रेशर उन्हें लेफ्ट राइट कर रहा है। हाँ वो तो है। लेकिन उनके अंदर कोई मैं मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि आज मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ने का फैसला किया है। लाइफ चल रही है, सांसें चल रही हैं, खून रगों में दौड़ रहा है। राइट। इसका मतलब ये साबित नहीं हो जाता कि इन सबको चलाने वाला कोई आजाद मैं हमारे अंदर बैठा है। ये एनालॉजी सोचने पर मजबूर तो करती है, लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक दूं, तो कार या सूखा पत्ता तो डेड चीजें हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं है। इंसान तो कॉन्शियस है ना, हमारे पास कॉन्शियसनेस है। अगर मेरा हाथ अभी चाय का कप उठाता है तो मेरे दिमाग ने उस सिचुएशन को एनालाइज किया, मुझे प्यास लगी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कप उठाना है। राइट, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ज्यादातर लोग इसी लॉजिक पर आकर रुक जाते हैं। हाँ, तो हम उस लुढ़कती कार या सूखे पत्ते जैसे कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो एक क्लियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दिख रहा है ना। इसके लिए ना मैं एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक एग्जाम्पल की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। यूरेनियम का एग्जाम्पल। ओके। अगर एक यूरेनियम के टुकड़े को एक बिल्कुल खाली स्पेस, एक वैक्यूम में रख दिया जाए, जहां उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं है, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं है, तो क्या होगा? तो भी वो अपने आप टूटने लगता है। वो रेडिएशन फेंकता है, अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। हाँ, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके उसका बेसिक नेचुरल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, क्या यूरेनियम का वो टुकड़ा बैठकर ये तय कर रहा है कि आज मेरा मूड खराब है, आज मुझे टूटना है और एनर्जी देनी है? क्या उसमें कोई कर्ता भाव है? नहीं, वो कोई डिसीजन नहीं ले रहा। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से बस एक नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। यही सबसे बड़ा कैच है। इंसान का शरीर और उसका दिमाग भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे अंदर भी नेचर के लॉज के हिसाब से हमारे न्यूरल नेटवर्क्स और केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम भी बस रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, बस फर्क इतना रहे कि इंसान के दिमाग का एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ है कि वो अपने अंदर एक मैं या ईगो पाल लेता है,
जब हमारे अंदर प्यास का केमिकल सिग्नल उठता है और शरीर पानी पीता है, तो वो झूठा ईगो बीच में आकर कहता है कि ये डिसीजन मैंने लिया। एग्जैक्टली यूरेनियम कम से कम इतना समझदार तो है कि वो अल्फा पार्टिकल निकालकर बोस नहीं करता कि देखो मेरी वजह से कितनी एनर्जी पैदा हुई। ओ वाओ, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग थॉट है। मतलब नेचर और कॉन्शियसनेस में जो फर्क हमें लगता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। बिल्कुल, डेड ऑब्जेक्ट्स भी अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से रिएक्ट कर रही हैं और कॉन्शियस इंसान भी बस रिएक्ट ही कर रहा है। बस हमें ये इल्यूजन हो गया है कि जो नेचुरल रिएक्शन हमारे अंदर हो रहा है वो हमारी फ्री विल या आजाद इच्छा है। सही कहा। और यही गीता की फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेचर अपना काम कर रही है, लेकिन इंसान बेवजह उसका क्रेडिट ले रहा है। अगर हम इस बात को सच मान लें कि मैं कोई आजाद फैसला नहीं ले रहा, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील पर नहीं हूं, तो ये सारे फैसले ले कौन रहा है? वही तो। इंसान की ये इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ, इतने सारे चॉइसेस, इतने सारे इमोशंस, इन सब को चला कौन रहा है? अगर हम इस बायोलॉजिकल मशीन के मैकेनिज्म को समझें, तो हम असल में पपेट्स हैं, यानी कठपुतलियां। और हमारी डोर मेनली 3 बड़े मास्टर्स या ताकतों के हाथ में है। 3 मास्टर्स वो कौन से हैं? ये 3 पपेट मास्टर्स हैं। पहला हमारा शरीर, मतलब बायोलॉजी या जेनेटिक्स। दूसरा हमारा समाज, यानी सोसाइटी और कंडीशनिंग। और तीसरा संयोग, जिसे हम चांस या टाइम कह सकते हैं। शरीर, समाज और संयोग। हाँ, हमारी लाइफ का हर एक डिसीजन, हर एक इच्छा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही पैदा होती है। अगर हम इन तीनों को थोड़ा डेप्थ में समझें, तो शायद हम इस धोखे से बाहर आ सकें। चलिए सबसे पहले शरीर यानी हमारी बायोलॉजी पर आते हैं। हमारी बायोलॉजी हमारे डिसीजंस कैसे कंट्रोल करती है? इसे एक बहुत ही सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक कमरे में शांति से बैठकर कोई बुक पढ़ रहा है। ओके। तभी उस कमरे में किसी ने पीछे से कोई बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी। अब वो गैस उस इंसान की नाक से होते हुए लंग्स में जाएगी, ब्लड में मिलेगी और दिमाग के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। हाँ, एक केमिकल रिएक्शन होगा। इंसान को नींद आने लगेगी और वो जमीन पर गिर जाएगा। बिल्कुल। अब क्या कोई ये क्लेम कर सकता है कि उस इंसान ने बुक बंद करके सोने का फैसला किया? बिल्कुल नहीं। वो तो एक प्योर बायोलॉजिकल शटडाउन था। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। ठीक इसी तरह हमारी बहुत सारी इच्छाएं, हमारी एम्बिशंस, जिन्हें हम बड़े प्राउड होकर अपनी डिजायर्स कहते हैं, वो असल में शरीर और दिमाग के केमिकल रिएक्शंस के अलावा और कुछ नहीं है। वाओ, मतलब जो हम चाहते हैं वो भी हमारा डिसीजन नहीं है? नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लेते हैं, कीचड़ और सूअर का। इंसान को कीचड़ देखकर बदबू आती है, हमें घिन आती है और हम तुरंत वहां से हट जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन एक सूअर को उसी कीचड़ की स्मेल में मजा आता है, वो उसमें लौटना चाहता है। क्या किसी ने इंसान या उस जानवर को क्लासरूम में बिठाकर ये ट्रेनिंग दी है? नहीं, ये तो पूरा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। एग्जैक्टली। हमारी बॉडी, हमारे जेनेटिक्स ने हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद पहले ही डिसाइड कर दिया है कि किस स्मेल से हमें दूर भागना है और किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो जब हम किसी टेस्टी खाने को देखकर ललचाते हैं तो वो हमारा आजाद फैसला नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो डोपामीन और हमारे टेस्ट बड्स की एक प्री प्रोग्राम्ड डिमांड है। हमारा शरीर हमसे बिना पूछे लगातार हमारे लिए डिसीजंस ले रहा होता है और हमारा ईगो सोचता है कि मुझे ये पसंद है। ये तो शरीर का कंट्रोल हो गया, जहां हार्मोन्स और केमिकल्स डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन इंसान सिर्फ शरीर तो नहीं है ना? हाँ, और भी लेयर्स हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे थॉट्स और बिलीफ्स होते हैं जो फिजिकल नहीं है, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी का अपना धर्म या नेशनलिज्म। मेरी बायोलॉजी ने तो मेरा धर्म तय नहीं किया ना। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे दूसरे पपेट मास्टर की एंट्री होती है, हमारा समाज, यानी सोसाइटी और हमारी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब जिस तरह से हमें बड़ा किया जाता है। हाँ, इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सोख लेता है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके डीएनए में कोई जाति या धर्म लिखा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 न्यूबॉर्न बच्चों को देखकर कोई साइंस ये नहीं बता सकता कि वो किस देश के हैं या किस धर्म के हैं। एग्जैक्टली। बच्चा तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आता है और वो ब्लैंक स्लेट समाज के हाथ में आती है। समाज उस पर एक ठप्पा लगाता है। हाँ, उसे एक नाम देता है, एक जाति देता है, एक धर्म और एक नेशनैलिटी देता है। फिर बचपन से ही उसके दिमाग में कहानियों, रिचुअल्स और डर के जरिए एक पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है,
तो वो पूरी जिंदगी उस इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर को अपनी असली हस्ती मान लेता है। वही तो, वो उसी कंडीशनिंग के नाम पर आर्ग्यू करता है, उसी के नाम पर वोट देता है और उसी के नाम पर दूसरों से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। तो क्या वो आइडेंटिटी उस इंसान ने एक आजाद दिमाग से चुनी थी? नहीं, वो बस एक प्रोग्राम है जो प्ले हो रहा है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही अनसेटलिंग है यार। मतलब हम जिस आइडेंटिटी के लिए जान देने को तैयार रहते हैं वो हमारी है ही नहीं, हमने बस उसे अपने आसपास के लोगों से डाउनलोड कर लिया है। हाँ, एकदम डाउनलोड जैसा ही है। चलिए, शरीर और समझ तो समझ आ गया। अब ये तीसरा मास्टर क्या है, संयोग या चांस? ये हमारे फैसलों को कैसे नचाता है? ये संयोग वाला पार्ट शायद सबसे ज्यादा डराने वाला भी है और मजेदार भी। इसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल एलोकेशन के एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, हॉस्टल एलोकेशन। जब स्टूडेंट्स एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें हॉस्टल कैसे मिलता है? कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक तरीका तो होता नहीं, बस एक रैंडम एंट्री नंबर या लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर मिल जाता है। हाँ, इसमें स्टूडेंट की अपनी कोई चॉइस नहीं होती। जो खाली है वो मिल गया। किसी को अरावली मिल गया, किसी को शिवालिक। अब देखिए इंसान की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उसी रात को ये लड़के जो कुछ घंटे पहले तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो अपने अपने हॉस्टल के बालकनी में खड़े होकर सामने वाले हॉस्टल के लड़कों को गालियां दे रहे होते हैं। हाँ, एकदम से एक ट्राइबल मेंटालिटी पैदा हो जाती है। एग्जैक्टली जो लड़का कल तक एक अजनबी था वो आज सिर्फ इसलिए दुश्मन बन गया क्योंकि एक रैंडम कंप्यूटर सिस्टम ने उसे दूसरा हॉस्टल दे दिया। और जो आपके हॉस्टल के कमरे में आ गया वो जिंदगी भर के लिए आपका भाई बन गया। वही ना। और ये सब किस फाउंडेशन पे खड़ा हुआ? सिर्फ और सिर्फ संयोग पर। अगर उस दिन किसी का फॉर्म इंटरनेट स्लो होने की वजह से 10 मिनट लेट सबमिट होता तो शायद वो उस हॉस्टल का हार्डकोर सपोर्टर होता जिसे वो आज गालियां दे रहा है। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे मेट्रो ट्रेन में चढ़े, जो सीट खाली दिखी उस पर बैठ गए, अब वो सीट हमारी हो गई और हम उससे डिफेंड कर रहे हैं। अगर हम इसे शरीर, समाज और संयोग वाले लेंस से इंसान के सबसे बड़े इमोशन, प्यार और शादी को देखें तो सच्चाई कितनी अजीब लगती है। बहुत अजीब लगती है। लोग बहुत ही गर्व से कहते हैं मैंने अपनी मर्जी से प्यार किया है। लेकिन अगर हम इसे डिकोड करें तो बायोलॉजी ने तय किया कि एक खास तरह के ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होगा। हाँ, क्योंकि हार्मोन्स वैसे ही वायर्ड है। और फिर समाज ने उस पर अपने फिल्टर्स लगा दिए। बिल्कुल, समाज ने तय कर दिया कि जिससे प्यार करना है वो हमारी कास्ट का होना चाहिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का होना चाहिए और हमारी बिलीफ से मैच करना चाहिए। और फिर एंड में संयोग ने क्या किया? संयोग ने ये तय कर दिया कि उस सही एज में, उस सही शहर में और उस सही कैफे में कौन सा इंसान अवेलेबल था। एग्जैक्टली मतलब जिस पर हम फिदा हुए वो बस उस वक्त उस मेट्रो की खाली सीट पर बैठा हुआ था। ये एक बहुत ही ब्रूटल लेकिन सच्ची पिक्चर है। मैंने प्यार किया में जो मैंने है उसने असल में किया क्या? कुछ नहीं। जब सारी चेकलिस्ट बायोलॉजी ने बना दी, समाज ने उसे फिल्टर कर दिया और संयोग ने लाकर सामने खड़ा कर दिया, तो हमारा ईगो सिर्फ उस पर अपना स्टैंप लगाता है। हम बस एक कठपुतली हैं जो इन 3 डोरियों से नाच रही हैं। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल उठता है। हाँ, क्या सवाल? अगर इंसान का ये ईगो, ये मैं कुछ कर ही नहीं रहा है, अगर सारा काम ये तीनों मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर ये ईगो बीच में आकर इतना दुखी क्यों होता है? हाँ, हम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं जब कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं? इसे कॉर्पोरेट दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी में एक मिड लेवल मैनेजर है। ठीक है। वो दिन रात एक करके हफ्ते में 80-80 घंटे काम करता है। कई महीनों की हार्डवर्क के बाद वो एक बहुत बड़ी करोड़ों की डील क्रैक कर लेता है। तो उस वक्त उस मैनेजर का ईगो तो 7वें आसमान पर होगा। बिल्कुल। वो सूट पहनकर बॉस की तरह चलता है और सोचता है मैंने ये सब अचीव किया है, मैं कंपनी चला रहा हूँ। लेकिन जब साल के एंड में प्रॉफिट बंटने का वक्त आता है तो वो करोड़ों का प्रॉफिट कहाँ जाता है? वो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाता है जो असली मालिक हैं। हाँ, जो असली मालिक है वो सारा फायदा ले जाते हैं और उस मैनेजर को क्या मिलता है? उसे सिर्फ एक बंधी हुई सैलरी, डार्क सर्कल्स और अगला टारगेट अचीव करने का स्ट्रेस मिलता है। इंसान की हालत भी बिल्कुल इसी मैनेजर जैसी है। हम पूरी जिंदगी अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, समाज के बनाए स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और संयोग से मिली चीजों को संभालने के लिए भागदौड़ करते हैं। और हमारा झूठा ईगो ये सोचकर अकड़ता रहता है कि मैं अपनी जिंदगी का बॉस हूँ, जबकि हम सिर्फ इन बायोलॉजिकल और सोशल फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं। और इसी बेवकूफ़ी को हाईलाइट करते हुए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है ओशो की एक मेडिटेशन टेक्निक में।
एक सवाल पूछा जाता है जो हमारे सीधे ईगो पर चोट करता है। क्या है वो सवाल? वो सवाल है, ये सब करके तुझे क्या मिला? मतलब व्हाट डिड यू गेट? तुझे क्या मिला? सुनने में बहुत आसान है लेकिन बहुत चुभने वाला सवाल है। हाँ, जैसे हम मॉल जाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन बायोलॉजी कहती है कि कोई एक्टिविटी चाहिए, कुछ डोपामीन चाहिए। तो हम कोई फालतू की कंघी या कोई शर्ट खरीद लाते हैं जो हम शायद कभी पहनेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली उस प्रोसेस में हमने पैसे भी खर्च किए, ट्रैफिक का स्ट्रेस भी लिया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं। जो मिला वो बस शरीर के उस केमिकल इम्बैलेंस को शांत करने के लिए था। जब हमारी अपनी कोई आजाद हस्ती है ही नहीं, जब सारे फैसले हमारे मालिक ले रहे हैं, तो हमें हासिल क्या होता है? हमें सिर्फ दुख और फ्रस्ट्रेशन मिलती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े थिएटर में शेक्सपियर का कोई प्ले चल रहा हो ओके। और ऑडियंस में बैठा एक इंसान अचानक से रोने लगता है। इस बात का स्ट्रेस लेने लगता है कि प्ले के कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मानो वो खुद उस प्ले का हिस्सा हो। जबकि उसे उस प्ले में कोई रोल ही नहीं दिया गया था। हाँ, वो सिर्फ एक ऑडियंस मेंबर है, राइट, लेकिन उसने खुद को कैरेक्टर मान लिया है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, ये सब सुनकर तो यार एक भयानक किस्म का डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन क्यों? अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अगर मेरे फैसले मेरे हैं ही नहीं, मैं तो बस एक यूरेनियम के टुकड़े की तरह रिएक्ट कर रहा हूं, तो फिर जिंदगी जीने का क्या फायदा? राइट। गीता जो इतनी महान किताब है, वो इस बात को किस सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है? गीता का सल्यूशन इंसान को डिप्रेशन में डालना नहीं है, बल्कि उसे अल्टीमेट लिबरेशन यानी सबसे बड़ी आजादी देना है। आजादी कैसे? जब कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में अर्जुन खड़े हैं और वो हथियार डाल देते हैं, तो वो सामने किन लोगों को देख रहे हैं? वो अपने रिलेटिव्स को, पितामह भीष्म को, अपने गुरुओं को देख रहे हैं। हाँ, वो अटैचमेंट में पड़ गए हैं। अगर हम इसे सिंबॉलिक रूप से देखें तो वो रिलेटिव्स कौन है? वो अर्जुन की कंडीशनिंग, समाज के दिए गए रूल्स और शरीर के अटैचमेंट्स के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब वो सारे सोशल और बायोलॉजिकल कनेक्शंस, वही तो वो 3 मास्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। सही पकड़ा। कृष्णा अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जब तुम अपने इस झूठे मैं, इस कर्ता भाव को मार दोगे, जब तुम इस ईगो को छोड़ दोगे कि मैं मारने वाला हूं या मैं बचाने वाला हूं, तभी हम इन सारे दुखों से आजाद हो पाएंगे। बिल्कुल। हमारा समाज और हमारा शरीर हमें पूरी जिंदगी यही कन्विंस करते रहते हैं कि तुम ये बॉडी हो, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस देश के सिटीजन हो, तुम एक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल इंसान हो। लेकिन वेदांता का असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है तत्वम असि। तत्वम 80। इसका मतलब होता है तुम वो हो, यानी यू आर दैट। लेकिन ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? कैसे मतलब? अगर मैं बस ये कह दूं कि मैं एक देखने वाला दर्शक हूं, तो क्या इससे मेरी लाइफ की तकलीफें खत्म हो जाएंगी? अगर मेरी जॉब चली जाती है या कोई ब्रेकअप होता है, तो दर्द तो होगा ही ना। ये फिलॉसफी उस दर्द को कैसे रोकती है? यहाँ ना पेन और सफरिंग में बहुत बड़ा फर्क है। दर्द और दुख में फर्क? हाँ, जब जॉब जाती है तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का जो बायोलॉजिकल डर पैदा होता है वो दर्द है, वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक, लेकिन दुख तब पैदा होता है जब इंसान का ईगो कहता है मेरी बेइज्जती हो गई, मैं फेल हो गया, मेरा स्टेटस छिन गया। ओह, आई सी। जब आप तत्वम असि के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि आप वो प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो बस इस पूरी घटना को देख रही है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं, जैसे कोई हॉरर मूवी देखते वक्त होता है। बिल्कुल, परफेक्ट एग्जाम्पल। जब आप सिनेमा हॉल में बैठकर कोई बहुत डरावनी मूवी देखते हैं, तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है। हाँ, हमारी बायोलॉजी उस विजुअल पर पूरी तरह रिएक्ट कर रही होती है। वो दर्द या डर असली है। लेकिन क्या आप पुलिस को फोन करते हैं? क्या आप थिएटर से भाग जाते हैं? नहीं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे पता होता है कि ये सिर्फ एक मूवी है, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूं। एग्जैक्टली। दर्द महसूस होने के बावजूद आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आपका मैं उस कैरेक्टर से अटैच नहीं है। तत्वम असि यही आजादी देता है। जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि लाइफ के डिसीजंस शरीर, समाज और संयोग ले रहे हैं, तो हम सक्सेस के ईगो और फेलियर के डिप्रेशन दोनों से आजाद हो जाते हैं। हम उस झूठी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उतार देते हैं जो हमने बेवजह अपने कांधों पर उठाया हुआ था। वही ना। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड शिफ्ट है। मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, हम बस उस ईगो को हटा रहे हैं जो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है। अगर आज के इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो बात ये निकल कर आती है कि हम सब यूरेनियम के टुकड़े की तरह बस अपनी नेचुरल प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, और अगर हम ये डीपली समझ लें कि हमारे जीवन की दोष शरीर, समाज और संयोग के हाथ में है,
तो हमारी लाइफ के 99% बेवजह का स्ट्रेस और दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। हमारा ईगो जो हर बात पर बिना बात के रो रहा है वो शांत हो जाएगा। बिल्कुल, ये डिस्कशन सच में हमारी सोच की पूरी फाउंडेशन को हिला देती है। तो इस चर्चा को एंड करने से पहले हम अपने सभी लिसनर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। अगर आज के पूरे दिन में लोग जो भी अगला बड़ा फैसला लें, चाहे वो ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा करने का डिसीजन हो या ऑनलाइन कुछ महंगा खरीदने का मन हो या किसी को जज करने का थॉट हो, हाँ, तो उन्हें 1 सेकंड के लिए पॉज लेना चाहिए। एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये फैसला सच में मेरा अपना है या पीछे से मेरी बायोलॉजी, मेरा समाज या बस कोई संयोग मेरे दिमाग में वो केमिकल रिलीज कर रहा है। इस बात को बस एक ऑडियंस मेंबर की तरह ऑब्जर्व करिएगा और खुद से वो ओशो वाला टफ सवाल पूछेगा, ये सब करके इसमें मुझे क्या मिला? तुझे क्या मिला? ये एक सवाल बहुत सारे इल्यूजन्स क्लियर कर देगा। सच में। और सबको ये सोचना चाहिए कि अगर आज की एआई मशीन्स हमें इंसान होने का धोखा दे सकती हैं, तो क्या हम खुद भी सालों से एक बायोलॉजिकल मशीन होने के बावजूद पूरी तरह आजाद होने का धोखा तो नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इसी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। इस सच्चाई ने हमारी और आपकी सोच को किस तरह चेंज किया, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक कीप क्वेश्चनिंग।